आज हम लोग परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा En इज इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। ध्यान दो, nवीं कक्षा की ऊर्जा क्वेश्चन में क्या दिया है। nवीं कक्षा की ऊर्जा En दिया है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो प्रथम कक्षा में स्थित है, तो हम लोग प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल देते हैं। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रथम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम लोग निकालेंगे तो En इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा -13.6। प्रथम कक्षा के लिए n का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यानी प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है द्वितीय कक्षा में भेजना है, तो द्वितीय कक्षा की ऊर्जा हम लोग निकाल देते हैं। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो वो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा -13.6 और 2 के लिए n का मान कितना होगा। द्वितीय कक्षा के लिए n का मान 2 होगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे। 13.6/2 का स्क्वायर कितना होगा 4। जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 13.6। 4 से 4 तिहाई 12, 1 3.4। यहाँ पर दूसरी कक्षा में आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। पहली कक्षा में 13.6 था, दूसरी कक्षा में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो आवश्यक ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। आएगा E2 माइनस E1, तो E2 का मान है -3.4 और माइनस E1 का मान है -13.6। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस 13.6। अब ये 13.6 में से 3.4 माइनस करेंगे जब हम लोग, तो हम लोगों को मिलेगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कितना होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है मेरे क्वेश्चन में, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा En इज इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों को थ्योरी में ही मिलता है कि हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका सीधा सा हमको आंसर मिल जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जब 15 पर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। यानी ये हमसे पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, डिफरेंट ऑर्बिट में, और ये ऑर्बिट का जो संख्या होता है इसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो रेडियस होगा, ऑर्बिट का रेडियस, ये हुआ रेडियस r और ये क्वांटम नंबर n में रिलेशन क्या है।
यानी आर और एन में हम लोगों को रिलेशन बताना है। तो इसके लिए जो है बोर मॉडल में हम लोगों को बताया गया है कि nवीं कक्षा की त्रिज्या आर्यन मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। थ्योरी में हम लोगों को बताया जाता है कि nवीं कक्षा की त्रिज्या आर्यन मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम लोग थ्योरी देखना चाहें तो इसकी थ्योरी में देखो यहाँ पर हम लोगों को एक फार्मूला मिलेगा, ई एन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर पाई जेड एम ई स्क्वायर एन। तो ये पूरे फैक्टर कांस्टेंट टर्म के जैसे हैं। तो आर एन प्रोपोर्शनल क्या मिल रहा है, एन स्क्वायर। यानी बोर मॉडल के अनुसार जो रेडियस होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ये सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो 16 है हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या आर है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो पहली कक्षा हो गई, ये हो गई दूसरी कक्षा और ये हो गई तीसरी कक्षा। पहली कक्षा की त्रिज्या आर दिया है, सॉरी दूसरी कक्षा की त्रिज्या आर दिया है और तीसरी की तुमसे पूछ रहा है। ध्यान दो, दूसरी कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 होगा और दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या दिया है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या दिया है r। त्रिज्या और क्वांटम नंबर में एक रिलेशन होता है r इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर। एक रिलेशन होता है r इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर, जहाँ ये जो r0 है, इस r0 की जो वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर हम दूसरी कक्षा के लिए ये अप्लाई करें तो दूसरी कक्षा की तो त्रिज्या r दिया है। ध्यान दो, r इज इक्वल टू, दूसरी कक्षा के लिए अगर हम बात करें, ये फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला हम लोग दूसरी कक्षा पे लगाएं तो r इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर। दूसरी कक्षा की तो वैल्यू r ही दी है, r0 की वैल्यू रखें या ना रखें, n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे अगर तीसरी कक्षा की बात करें, तीसरी कक्षा के लिए तो r इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर, तो r डैश मान लेते हैं या r3 मान लेते हैं। n की वैल्यू तीसरी कक्षा के लिए 3 होगा, 3 का स्क्वायर, तो r3 इज इक्वल टू 9r। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो देखो हम लोगों को क्या मिलेगा, r3 बाई r इज इक्वल टू r0 9r0 बाई 4r0, r0 से कैंसिल हो गया, r3 बाई r इज इक्वल टू 9/4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 2.25, तो यानी कि r3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.25r। यानी तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो होगी 2.25r, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बोर कक्षा के प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात, बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि r1 r2 और r3 का अनुपात पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं r इज इक्वल टू होता है r0 n स्क्वायर, तो अगर हम पहले के लिए अप्लाई करें तो r1 हो जाएगा, पहली कक्षा के लिए n का मान 1 होगा, ये सॉल्व होकर हो जाएगा r1 इज इक्वल टू r0। ऐसे अगर हम दूसरी कक्षा के लिए बात करें तो r0 n की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर होगा 4, r2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4r0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे अगर हम लोग तीसरी कक्षा की बात करें तो r0 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा r3 इज इक्वल टू 9r0। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में मेरे तीनों त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है,
तीनों त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 रेशियो R2 रेशियो R3। R1 की वैल्यू कितनी है R0, R2 की वैल्यू कितनी है 4R0, R3 की वैल्यू कितनी है 9R0। R0 कैंसिल आएगा क्या 1:4:9, यानी तीनों त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो आएगा 1:4:9 के रेशियो में। जो भी ऑप्शन होगा वो सही है। इसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, प्रथम कक्षा की त्रिज्या नहीं है R0 यही दिया है, R0 कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 होगा, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तीसरी कक्षा की त्रिज्या R3 R0 और किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है R R0 n स्क्वायर। तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 होगा। तो ध्यान दें अगर तो R0 का मान दिया है क्वेश्चन में 0.53 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। सॉल्व अगर हम लोग करें तो 9 से 9 त्रिक 27, 2 और 9 से 9 पचे 45 और 2 47, 2 अंक पर दशमलव, R3 कितना होगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ हम लोगों को मालूम था पहले से, यानी कि ये त्रिज्या क्या होगा, ये त्रिज्या होगा 4.77 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन क्या सही होगा पहला। इसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं तो 19 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में बोर के निम्नतम कक्षा की त्रिज्या 4 है। निम्नतम कक्षा मतलब पहले कक्षा की त्रिज्या, पहले कक्षा की त्रिज्या R1 दे दिया है R, तो वही फार्मूला अगर हम लगाएं R R0 n स्क्वायर, तो इस पर क्या होगा पहले कक्षा के लिए R R0, पहले कक्षा के लिए n का मान 1 होगा, यानी R R0 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है दूसरी कक्षा में जा रहा है, तो अगर ऐसे हम दूसरी कक्षा के लिए बात करें तो R हो जाएगा R0 n स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो एक क्या हो जाएगा 4R0। अगर हम दोनों इक्वेशन की बात करें मिला लें समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ ध्यान दो दूसरी कक्षा के लिए यहाँ R2 हम लोग लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा R2 4R0 और यहाँ से क्या मिलेगा R R0 डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, R2/R 4, तो R2 क्या हो जाएगा 4R, यानी दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी 4R2 होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 20 कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के R त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या R की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। हम लोगों का क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या R है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ध्यान दो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर किसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो मेरा क्वेश्चन है इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। हम लोग जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, और वो अभिकेंद्र बल कहाँ से होता है mv²/r। वो मिलता कहाँ से है, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल से मिलता है, और स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर हम लिख दें 1/4πε0 Q1 नाभिक पर आवेश E और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, तो Q1 Q2 के जगह पर E × E और बीच का डिस्टेंस रेडियस यानी R का स्क्वायर।
तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाई आर। ध्यान दो, गतिज ऊर्जा निकालना है। हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान दें तो एम वी स्क्वायर मिल चुका है, 1/2 की केवल कमी है। तो अगर हम दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोगों का शायद काम हो जाता। 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपान आर, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। इसलिए हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, गतिज ऊर्जा। और 1/2 को विकल्प के जैसा एडजस्ट करने के लिए केवल हम क्या कर दिए, ई स्क्वायर, और इस 2 को यहाँ लिख दिए, क्या हो गया 2r। यानी 9वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपान क्या 2r। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखें अगर, तो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में परमाणु के विकिरण अवशोषित करता है जब इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में परमाणु जब विकिरण ऊर्जा अवशोषित करता है जब इलेक्ट्रॉन, मतलब क्वेश्चन कह रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर से मतलब विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है तो क्या करता है। तो इसका आंसर हम लोगों को मालूम है थ्योरी में ही कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है तो अपने मूल ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और जब विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करता है तो वह अपने उच्च ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अवशोषित करता है, यानी कि ये करेगा क्या, जब ऊर्जा विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो अपने मूल ऊर्जा स्तर को छोड़ करके क्या करेगा, वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो वही सही है। जैसे देखो विकल्प सी, अपनी कक्षा से ऊंची कक्षा में संक्रमण करता है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। इस तरीके से हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 13 से 21 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब आगे का क्वेश्चन अगली बार देखेंगे।